हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं समसामयिकी क्रॉनिकल में। हमारी एमआई की मैगजीन है क्रॉनिकल की, और हम पहले राज्य समाचार कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे राष्ट्रीय। तो आज पार्ट 3 है ये, और इससे पहले हमने राज्य समाचार किए थे और उसके साथ साथ हमने क्वेश्चंस वाला जो पीवाईक्यू वाला पोर्शन था, पीवाईक्यू कह रही हूँ, जो क्वेश्चन था फरवरी से मार्च तक के, वो कंप्लीट किए थे सेकंड पार्ट में। तो अब ये थर्ड पार्ट है हमारा। इसमें आज हम राष्ट्रीय वाले जितनी भी हमारी न्यूज़ है उसे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इससे पहले के दोनों पार्ट देख लिए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है। तो कंप्लीट करते हुए फटाफट चलना है हमें। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम एनपीडीडी को मंजूरी। 19 मार्च 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, ठीक है, तो ये मार्च 2025 की न्यूज़ है, जिसमें भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम एनपीडीडी के संशोधित संस्करण को मंजूरी दी। इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है, जिससे कुल बजट 2790 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके मुख्य तत्व पर आ जाते हैं। बजट आवंटन। एनपीडीडी का कुल बजट 2790 करोड़ रुपए है, जो 15वें वित्त आयोग के तहत 2021-22 से 2025-26 तक लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है ये योजना डेयरी अवसंरचना को आधुनिक बनाने और विस्तार करने पर केंद्रित है, जिससे दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये योजना दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए शुरू की गई है। दो प्रमुख घटक हैं इसके, घटक ए और घटक बी। घटक ए, आवश्यक डेयरी अवसंरचना में सुधार, जैसे कि दूध ठंडा करने की सुविधाएं और दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं। घटक बी में सहकारी डेयरी विकास के माध्यम से जापान सरकार के साथ सहयोग बढ़ाना, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा घटक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक प्रभाव। एनपीडीडी ने अब तक 18.74 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया और 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न की हैं। नए सहकारी समितियों की स्थापना योजना के तहत 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी, जिससे अतिरिक्त 3.2 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट, गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा परियोजना। तो 19 मार्च 2025 को गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना GHAVP को उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना के रूप में रेखांकित किया गया। ये परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में विकसित की जा रही है। परियोजना का आकार और क्षमता। GHAVP में 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर शामिल हैं। कुल क्षमताएं इनकी 2800 मेगावाट होगी। परियोजना की समय सीमा। पहले चरण की अनुमति पूर्णतः 2029 तक है और दूसरे चरण की समय सीमा 2036 तक निर्धारित है। पहले चरण की लागत 20,594 करोड़ है, जबकि दूसरे चरण की लागत 21,000 करोड़ आकी गई है। रोजगार सृजन। निर्माण चरण में लगभग 8,000 नौकरियां और संचालन के दौरान 2,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार इससे उत्पन्न होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, CSR पहल। स्थानीय विकास के लिए CSR कार्यक्रमों में स्कूलों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, स्वास्थ्य शिविर, गौशालाओं का नवीनीकरण और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपकरण प्रदान करना शामिल है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, रायसीना संवाद 2025, ठीक है। तो 17 मार्च से 19 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद 2025 का 10वां संस्करण था, और ये सम्मेलन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। मुख्य बिंदु है इसमें, तो मुख्य अतिथि रहे हैं इसके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि मुख्य अतिथि रहे रायसीना संवाद के। इसका केंद्रीय विषय है कालचक्र, लोक शांति और ग्रह, ठीक है। केंद्रीय विषय है कालचक्र, लोक शांति और ग्रह, जो मानवता, वैश्विक सामंजस्य और पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व को दर्शाता है। प्रतिभागी इसमें 125 देशों के 3,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य कमांडर, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद और पत्रकार शामिल थे। चर्चा। इस संवाद में 6 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक नीतियां और वैश्विक शांति आदि। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन पर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों का स्थानांतरण, तो ये इंपॉर्टेंट है।
21 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायाधीश यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। स्थानांतरण की पृष्ठभूमि: ये निर्णय एक आगजनी घटना के बाद उनके निवास से नगद राशि की मिलने के बाद लिया गया है। कॉलेजियम प्रणाली ये इंपॉर्टेंट है कि कॉलेजियम प्रणाली होती क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। कॉलेजियम प्रणाली भारत के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। आलोचना: इस प्रणाली पर पारदर्शिता की कमी है और चयन प्रक्रिया की अस्पष्टता के लिए आलोचना की गई है। अन्य राज्यों में समान कानून: कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी ऐसे कानून हैं जो धार्मिक प्रथाओं को छूट देते हैं, जबकि असम का कानून अधिक व्यापक है। भविष्य की योजनाएं: कॉलेजियम ने भविष्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश भी की है, जिसमें न्यायपालिका में सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, आईबीसी में सुधार के लिए 4 पॉइंट एक्शन प्लान। 20 मार्च 2025 को भारतीय संसद की वित्त समिति ने दिवालियापन और ऋण शोधन संहिता आईबीसी में सुधार के लिए एक 4 पॉइंट एक्शन प्लान की सिफारिश की। वर्तमान चुनौतियां: आईबीसी प्रक्रिया में हितों के टकराव, पारदर्शिता की कमी और समाधान में देरी जैसी समस्याएं शामिल हैं। प्रतिनिधित्व की कमी: परिचालन ऋणदाताओं का सीमित से सीमित प्रतिनिधित्व है, जिसमें समाधान प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होती है। 4 पॉइंट एक्शन प्लान क्या है ये देख लेते हैं। तो 4 पॉइंट एक्शन प्लान है। पहला है प्रत्यक्ष सबमिशन प्रणाली। एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल प्रस्तावित किया गया है, जिसमें समाधान योजनाओं की गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। दूसरा, समाधान पेशेवरों की भूमिका बढ़ाना। पेशेवर मानकों को मजबूत करने के लिए प्रमाणन और प्रशिक्षण की सिफारिश की गई है। तीसरा है समय सीमा की पारदर्शी निगरानी। दिवालियापन मामलों की अवधि को ट्रैक करने के लिए एक संरचित तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया। समिति के ढांचे का पुनरावलोकन। परिचालन ऋणदाताओं के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए समिति के ढांचे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इन सिफारिशों का उद्देश्य आईबीसी की प्रभावशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाना है, जिससे दिवालियापन मामलों का समाधान अधिक कुशलता से हो सके। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर में AFSPA की समीक्षा करने का निर्णय। 20 मार्च 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA की समीक्षा की घोषणा करी। ये निर्णय हाल के जातीय तनाव और कानून व्यवस्था की गड़बड़ी, विशेष रूप से मणिपुर में अशांति के चलते लिया गया। AFSPA का इतिहास: 1958 में पारित और राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित इस अधिनियम के तहत विघटनकारी क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार और छूट प्रदान की जाती है, ताकि वे व्यवस्था बहाल कर सके। मुख्य प्रावधान: धारा 3, किसी राज्य या संघ क्षेत्र को विघटनकारी क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्यपाल को है। धारा 4, सेना को बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी करने की शक्ति। धारा 6, गिरफ्तार व्यक्तियों और जब्त संपत्ति को पुलिस को सौंपने का प्रावधान। धारा 7, अभियोजन केवल केंद्र सरकार की अनुमति से ही हो सकता है। AFSPA की आवश्यकता: पूर्वोत्तर में सशस्त्र अलगाववादी आंदोलनों और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति को देखते हुए त्वरित कार्रवाई और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। चिंताएं और आलोचनाएं: मानवाधिकार उल्लंघन, अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं, विरासत में मौतें, सामाजिक अलगाव, स्थानीय जनता और सरकार के बीच विश्वास की कमी, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी। नेक्स्ट है असम हीलिंग इविल प्रैक्टिसेज की रोकथाम अधिनियम 2024। तो 11 मार्च 2025 को असम विधानसभा ने असम हीलिंग इविल प्रैक्टिसेस की रोकथाम अधिनियम 2024 को पारित किया। ये अधिनियम असम में पारंपरिक चिकित्सा और धार्मिक प्रथाओं के बीच तनाव को दर्शाता है। अधिनियम का उद्देश्य: ये कानून और गैर विज्ञान आधारित उपचार पद्धतियों को समाप्त करने के लिए बनाया गया है, जिससे जनता का शोषण रोका जा सके। इविल प्रैक्टिसेस की परिभाषा: तो अधिनियम में इविल प्रैक्टिसेस को उन उपचार विधियों के रूप में परिभाषित किया गया जो व्यक्तियों का शोषण करती हैं, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां भी शामिल हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता: अधिनियम की अस्पष्टता से धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होने का खतरा है। अन्य राज्यों से तुलना: कर्नाटक और महाराष्ट्र में ऐसे कानून मौजूद हैं जो धार्मिक प्रथाओं को छूट देते हैं, जबकि असम का कानून अधिक व्यापक है। सामुदायिक प्रतिक्रिया: स्थानीय समुदायों ने इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन किया, ये चिंता जताते हुए कि ये विशेष रूप से मुस्लिम और ईसाई उपचारकर्ताओं को लक्षित कर सकता है। अब आते हैं कला और संस्कृति पर। केरल में 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाओं की खोज। 23 मार्च 2025 को पलक्कड़ के मलमपुझा डैम के निकट एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं खोजी गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस खोज की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करी, जिसमें पत्थर की संरचनाओं की तस्वीरें दिखाई गई हैं। तो केरल में 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है और ये हुई है पलक्कड़ के मलमपुझा डैम में। ठीक है, डैम के निकट। ये इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण तथ्य, संरचनाओं की संख्या। ASI ने बताया कि 45 हेक्टेयर भूमि पर फैले 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं पाई गई हैं। निर्माण सामग्री, ये संरचनाएं मुख्यतः विशाल ग्रेनाइट स्लैब और बोल्डर से निर्मित हैं, जबकि कुछ में लेटेराइट पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। ऐतिहासिक महत्व, ASI के अनुसार इस प्रकार की बड़ी संख्या में मेगालिथिक कब्रों की खोज प्रारंभिक लौह युग के समाज और विश्वास प्रणाली के बारे में नई जानकारी प्रदान करने की उम्मीद करती है। अन्वेषण का क्षेत्र, ये खोज मलमपुझा डैम के निकट की गई थी, जो कि एक प्रमुख जलाशय है। ठीक है, नेक्स्ट, संरचनाओं का अध्ययन। इन मेगालिथिक संरचनाओं का अध्ययन केरल में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी के सम्मान में आगरा में भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। तो 22 मार्च 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मानित करने के लिए एक भव्य स्मारक बनाने की दिशा में विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जो आगरा में इस स्मारक के निर्माण की देखरेख करेगी। ये स्थल ऐतिहासिक है क्योंकि यहीं शिवाजी को मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा नजरबंद किया गया था। कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर ही भव्य स्मारक बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक संदर्भ, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। वे मुगल साम्राज्य के समय एक प्रभावशाली शक्ति बने। आगरा की घटना और भागना, तो 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर मिठाई की टोकरी में छिपकर भागने में सफलता पाई। मराठा साम्राज्य की स्थापना, भागने के बाद शिवाजी ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और 1674 में रायगढ़ किले पर छत्रपति का ताज पहनाया। सैन्य रणनीति और उपलब्धियां, शिवाजी अपने गोरिल्ला युद्ध रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मुगल जनरलों को हराने में सफलता प्राप्त की। स्मारक का महत्व क्या है? तो आगरा में प्रस्तावित स्मारक शिवाजी के योगदानों को दर्शाने का उद्देश्य रखता है, जिससे उनकी विरासत को संरक्षित और बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है, पौटी श्रीरामुलु की प्रतिमा अमरावती में। ठीक है, तो 19 मार्च 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में पौटी श्रीरामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की योजना की घोषणा की। ये पहल श्रीरामुलु की अद्वितीय भूमिका को सम्मानित करने का प्रयास है, जिन्होंने भारत में भाषाई राज्यों की स्थापना में ऐतिहासिक योगदान दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायता की। इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर आ जाते हैं। तो ऐतिहासिक संदर्भ, पौटी श्रीरामुलु का जन्म 16 मार्च 1901 को मद्रास में हुआ। उन्होंने तेलुगु भाषी राज्य के निर्माण के लिए 1952 में 58 दिन तक भूख हड़ताल करी, जो उनके दृढ़ संकल्प और साहस का प्रतीक है। और इस 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद ही आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य का दर्जा जो है वो मिला था 1953 में। राजनीतिक परिवर्तन की उनकी भूख हड़ताल के कारण क्षेत्र में व्यापक विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। इन घटनाओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की घोषणा करने पर विवश किया। देखिए, मैंने अभी यही बताया आपको। ठीक है, योगदान, श्रीरामुलु ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे, बल्कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने दलित अधिकारों की भी वकालत की, जैसे कि वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में दलितों के प्रवेश का उन्होंने क्या किया? प्रबंधन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिभा और स्मारक योजनाएं। अमरावती में उनकी विशाल प्रतिमा उनके जन्मदिन से पहले स्थापित की जाएगी। उनके पैतृक घर को संग्रहालय में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे उनकी विरासत को संरक्षित किया जा सके। भाषाई पहचान पर प्रभाव, श्रीरामुलु के बलिदान ने भारत में भाषाई राज्यों की स्थापना को गति दी। उन्होंने तेलुगु भाषी समुदाय के बीच आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त किया। नेक्स्ट, मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर। 17 मार्च 2025 को मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर को भारत की यूनेस्को
विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। वर्तमान में तेलंगाना के पास केवल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रामप्पा मंदिर है, जिसे 2021 में जोड़ा गया था। यदि स्वीकृत होता है तो मुदुमल मैनिहार राज्य का दूसरा विश्व धरोहर स्थल बन सकता है, यानी कि तेलंगाना का। महत्वपूर्ण तथ्य, मैनिहिर क्या है? तो मैनिहिर बड़े खड़े पत्थर होते हैं जो आमतौर पर शीर्ष पर संकुचित होते हैं। ये मानव निर्मित होते हैं और इन्हें मानव द्वारा स्थापित किया जाता है। ऐतिहासिक संबंध, तो मैनिहिर का इतिहास नवपाषाण युग के अंत और प्रारंभिक कांस्य युग लगभग 4800 से 3800 वर्ष पूर्व से जुड़ा है। उद्देश्य और महत्व, मैनिहिर का उद्देश्य विवादित है। ये संभवतः धार्मिक समारोह, कब्र चिन्हों, खगोल विज्ञान से संबंधित थे। मुदुमल स्थल को प्राचीन खगोल विज्ञान वेधशाला माना जाता है। स्थानीय किंवदंतियां, तो मुदुमल मैनिहिर स्थानीय किंवदंतियों से जुड़े हुए हैं। यह विशेष मैनिहिर देवी येलम्मा के रूप में पूजनीय है। पुरातात्विक अनुसंधान पर प्रभाव, तो मुदुमल मैनिहिर की मान्यताएं भारत में पुरातात्विक अनुसंधान को बढ़ावा देती हैं और मेगालिथिक स्थलों के अध्ययन को प्रोत्साहित करती हैं। नेक्स्ट, गीत गवाई मॉरिशस में भारतीय संस्कृति का प्रतीक। तो 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान पारंपरिक भोजपुरी प्रदर्शन गीत गवाई ने भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया। महत्वपूर्ण तथ्य, गीत गवाई एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत समूह है जो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा शादियों जैसे आयोजन में प्रस्तुत किया जाता है। यूनेस्को मान्यता, दिसंबर 2016 में, ठीक है, गीत गवाई को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली। ऐतिहासिक संदर्भ, 1834 से 1900 तक लगभग 5 लाख भारतीय अनुबंध श्रमिक मॉरिशस आए, जिनके साथ ये परंपरा भी आई। सांस्कृतिक प्रथाएं, तो ये प्री वेडिंग समारोह में सामुदायिक ब्योरों और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देती है। भोजपुरी भाषा, 2011 की जनगणना के अनुसार मॉरिशस के 5.3% जनसंख्या भोजपुरी बोलती है, ठीक है, और सरकार ने इसे बढ़ावा के लिए कई पहले शुरू की हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जहान है खुसरो उत्सव। तो 3 मार्च 2025 को भारतीय इतिहास के एक प्रभावशाली व्यक्ति अमीर खुसरो की विरासत को संगीत, कविता और संस्कृति में उनके योगदान के लिए मनाया जाता है। उनका काम हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का मिश्रण दर्शाता है और हर साल जहान खुसरो उत्सव के दौरान उनकी याद में मनाया जाता है। प्रारंभिक जीवन, अमीर खुसरो का जन्म 1253 में कासगंज के पटियाला में हुआ और उनके पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद तुर्की से भारत आए थे। खुसरो ने 20 वर्ष की आयु में लेखन शुरू किया और दिल्ली के कई सुल्तान के दरबार में 5 दस्तों तक सेवाएं की। उन्होंने फारसी और हिंदी में रचनाएं करी हैं। सूफी संघ से संबंध, खुसरो निजामुद्दीन औलिया के प्रति समर्पित शिष्य थे, उनके साथ उनका गहरा संबंध था। साहित्यिक योगदान, उनकी कविताएं गीतात्मक सुंदरता और जटिल शब्दों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने गजल, पहेलियां और गीत लिखे हैं। संगीत में नवाचार, खुसरो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर गहरा प्रभाव डालने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कई रागों और ख्याल शैली के विकास का श्रेय दिया जाता है। हरत महोत्सव, कश्मीरी पंडित समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला हरत महोत्सव उनकी महाशिवरात्रि का प्रतीक है। ये त्यौहार फागुन मास के 13वें दिन से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। नाम का अर्थ, तो हरत का अर्थ हारा की रात, जो भगवान शिव और पार्वती के मिलन को दर्शाता है, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व, ये कश्मीर घाटी की सांस्कृतिक विरासत और कश्मीरी पंडितों की पहचान का प्रतीक है। अनुष्ठान घर की सफाई से शुरू होती है और वतुक पूजा, ठीक है, वतुक पूजा में जल और अखरोट से भरा कलश रखा जाता है। सामुदायिक सामंजस्य, सलाम दिन एकता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। शंकराचार्य मंदिर, ये मंदिर हरत महोत्सव के दौरान भक्तों के लिए मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट, कलियट्टम महोत्सव केरल की सांस्कृतिक धरोहर। कलियट्टम महोत्सव, जिसे थेय्यम के नाम से भी जाना जाता है, केरल में मलयालम महीने कुंभम फरवरी मार्च में मनाया गया। ये महोत्सव देवी काली को समर्पित अनुष्ठानिक नृत्य प्रदर्शनों के लिए प्रसिद्ध है। ये महोत्सव केरल की अमृत धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा है जो देवी काली की पूजा के उद्देश्य से मनाया जाता है। स्थान, इस महोत्सव का आयोजन कावू, पवित्र वन और धारावाहु पारंपरिक घरों में किया जाता है। नेक्स्ट, नृत्य प्रदर्शन, महोत्सव के दौरान प्रदर्शन करने वालों को देवताओं का माध्यम माना जाता है। इसे देवताओं का नृत्य या ईश्वरी नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट, कल्याणी चालुक्य नई पुरातात्विक खोजें। तो हाल ही में तेलंगाना के विकाराबाद जिले के कंकाल गांव में पुरातात्विक खोज के दौरान कल्याणी चालुक्य युग के 3 कन्नड़ अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं? 3 कन्नड़ अभिलेख
कल्याणी चालुक्य युग के। कहाँ पर? तो कंकाल गांव में मिले हैं, तेलंगाना के विकाराबाद जिले में। ठीक है, ये अभिलेख सम्राट सोमेश्वर तिथि भूलोक भूलो भूलोक भूलोक मल्लदेव के शासनकाल, जो कि 1129 से 1132 ईस्वी से जुड़े हैं। इन अभिलेखों में मंदिर निर्माण और भूमिदान जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। मुख्य बिंदु है इसके। काल और शासन। कल्याणी चालुक्य साम्राज्य ने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत के डेक्कन क्षेत्र में शासन किया और ये पहले राष्ट्रकूट साम्राज्य का एक जागीरदार था। राजधानी, इस वंश की राजधानी कल्याणी थी, जो वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण अभिलेख तो 25 दिसंबर 1129, 5 अक्टूबर 1130 और 8 जनवरी 1132 को लिखे गए 3 अभिलेख मिले हैं। पहले अभिलेख में बिजेश्वर मंदिर के निर्माण और एक स्थानीय प्रमुख द्वारा भूमि दान का उल्लेख है। सामाजिक आर्थिक जानकारी, ये अभिलेख उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और मंदिरों के प्रति समुदाय की भागीदारी का दस्तावेज है। कला और साहित्य, कल्याणी चालुक्य डेक्कन शैली की वास्तुकला में अग्रणी थे। कन्नड़ और तेलुगु साहित्य के विकास में उनकी अहम भूमिका रही, जिससे इस युग को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जमुईरी बिंदनी 2025, तो 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम में आयोजित इतिहास के सबसे बड़े जुमुर उत्सव जमुईर बिंदनी 2025 में शामिल होंगे। ये उत्सव असम की चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य चाय जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और असम की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को उजागर करना है। चाय बागान समुदाय, ये समूह 19वीं शताब्दी में मध्य भारत से कठिन और शोषणकारी परिस्थितियों में असम के चाय बागानों में काम करने के लिए लाए गए थे। उनके वंशज आज असम की जनसंख्या का हिस्सा है और मुख्यतः तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिलों में निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग, चाय बागान समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के तहत आता है, लेकिन वे अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं। जमुई नृत्य का ऐतिहासिक संदर्भ, जमुई नृत्य सादान जाति समूह से उत्पन्न हुआ, जो छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित है। नृत्य की विशेषताएं, ये नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है जो गीत गाती हैं, जबकि पुरुष मांदल और ढोल जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय खत्म होता है और अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे आर्थिकी। तो आई होप आपको आज का ये करंट का टॉपिक समझ आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आपके लिए थोड़ा सा भी क्रॉनिकल की सीरीज यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो कल के टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में आर्थिकी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते रहिए। फटाफट खत्म करते हैं ताकि हम दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट कर पाएँ। धन्यवाद।